हेरिडिटरी नेफ्राइटिस ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है और इसके अंडर टू मेन जो डिजीज़ हम लोग स्टडी करते हैं वो है एक एल्पर्ट सिंड्रोम और एक है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। बेसिकली हम हेरिडिटरी नेफ्राइटिस जब पढ़ते हैं इसको हम लोग एल्पर्ट्स डिजीज़ कह देते हैं। इनमें होता क्या है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जीबीएम की ग्लोमेरुलोबेसमेंट मेम्ब्रेन में, उस प्रोटीन में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? म्यूटेशन के कारण। किस में म्यूटेशन आती है? म्यूटेशन आती है उस जीन में जो कि एनकोड कर रहा है उस प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। अगर जीन में म्यूटेशन आ गई तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन भी म्यूटेटेड ही बनेगी। वो प्रोटीन जो है वो किसकी है? वो जीबीएम की है। और अगर हम स्पेसिफाई करें वो कौन है, वो है कोलेजन टाइप 4, दैट इज़ कोलेजन टाइप 4। अब ये जो कोलेजन टाइप 4 है ये सिर्फ एक तो ग्लोमेरुलस में हम इसको देखते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस में हमें मिलती है। दूसरा हमें ये आई में मिलती है, ठीक है। तीसरा मतलब आई में लेंस में स्पेसिफिकली मिल जाती है। और तीसरा ईयर में भी मिलती है, ईयर में कॉक्लिया, ग्लोमेरुलस, लेंस, कॉक्लिया, इन 3 जगहों में ये स्पेसिफिकली कोलेजन टाइप 4 हमें मिलता है। और अगर हम कोलेजन टाइप 4 की डिटेल में बात करें तो इसमें ये हेट्रोट्राइमर से बनना है, हेट्रोट्राइमर, जगह जगह पे इसके हेट्रोट्राइमर्स हैं। और वो कौन है? 3, वो है अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5। ये अल्फा चेन्स हैं जिनके इंटरमिंगल होने की वजह से ये कोलेजन टाइप 4 बनता है। अब क्या होता है, कईयों में अल्फा 3 में प्रॉब्लम है, कईयों में अल्फा 4 में प्रॉब्लम है, कईयों में अल्फा 5 में, किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन है ये अल्फा 5। अल्फा 5 में जो प्रॉब्लम आती है और ये मोस्ट कॉमन एक्स, और ये जो प्रॉब्लम आती है ना ये एक्स लिंक्ड है, इट्स एन एक्स लिंक्ड डिजीज़। और अगर कोई डिजीज़ जो है वो एक्स लिंक्ड होती है तो वो ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल्स को इफेक्ट करे, इसमें ये वाला एक्स में प्रॉब्लम है, ये वाला एक्स ठीक है, तो फिर वो नहीं शो करता। लेकिन इसमें तो एक ही एक्स है, इसमें प्रॉब्लम है तो ये शो करेगा ही करेगा। इसीलिए एक्स लिंक्ड अगर जो होती हैं वो मेल्स को अफेक्ट करती हैं। दूसरा अल्फा 3 और अल्फा 4 जो हैं वो लोग ऑटोजोमल है, ठीक है, ये एक्स लिंक्ड है और ये ऑटोजोमल, अल्फा 3 और अल्फा 4। मोस्ट कॉमन अल्फा 5 और ऑटोजोमल, ये रिसेसिव भी हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। अगर कोलेजन टाइप 4 में प्रॉब्लम आ गई तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे उनके? तो क्लिनिकल फीचर्स में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, हमने ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम बोली तो ऑब्वियसली नेफ्राइटिस हो रहा है उसको, तो पहला क्लिनिकल फीचर हमने देख लिया कि नेफ्राइटिस है, क्योंकि हम पढ़ी ग्लोमेरुलोपैथीज हैं, ठीक है। पहला नेफ्राइटिस। दूसरा हमने बोला कि लेंस में प्रॉब्लम आ गई। लेंस में क्या होता है? लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है, तो कॉर्नियल की डिस्ट्रॉफी हो जाती है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो गई। बेसिकली ये 2 चीज़ें हम लिख सकते हैं कि आई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आई डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है कि लेंस डिसलोकेशन हो गई, ठीक है, और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो गई, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, लेंस डिसलोकेशन और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, ये 2 टर्म्स हैं आई डिसऑर्डर्स के। तीसरा हमने कॉक्लिया में प्रॉब्लम बोल दी तो फिर ईयर की डिसऑर्डर आ गए। ईयर की डिसऑर्डर में क्या हो सकता है? डेफनेस हो गई, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस। ऑब्वियसली ईयर में प्रॉब्लम है तो कॉक्लिया में प्रॉब्लम। कॉक्लिया में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, जो हेयर सेल्स जिससे कनेक्टेड होते हैं कॉक्लिया में, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसकी वजह से हेयर सेल्स जो हैं वो जो हमारे को वो आती है, नर्व सिग्नल्स आते हैं, वो कलेक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाती है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हमने बोला कि ये कोलेजन टाइप 4 प्रॉब्लम है, तो कोलेजन टाइप 4 में प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि ये मान लो ऐसी थी हमारी, ऐसी थी कोलेजन टाइप 4, लेकिन जब ये डिजीज़ है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ये हो जाता है, तो एक टाइप ऑफ ये बन गया। अब इस मॉर्फोलॉजी को हम बोलते हैं बास्केट वीव अपीयरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? बास्केट वीव अपीयरेंस। तो बास्केट वीव अपीयरेंस आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अल्पर्ट सिंड्रोम, ऑलराइट। तो ये हुआ क्या? ये स्प्लिटिंग हो गई। लैमिना डेंसा हमने पढ़ा था, ये जीबीएम की 3 होती है, लैमिना डेंसा, रेरा। तो लैमिना डेंसा जो है, लैमिना डेंसा, लैमिना रेरा एक्सटर्ना और लैमिना रेरा इंटरना, ये किया था। तो बीच वाली लैमिना डेंसा जो थी उसकी यहाँ पे क्या होती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। उस स्प्लिटिंग की वजह से ये बास्केट वेव अपीयरेंस आता है। ये अल्पर्ट सिंड्रोम में हमें मिलता है। ये क्या होता है कि जब पहले ये थिन होती है उसके बाद क्या होती है, इसमें स्क्लेरोसिस आ जाती है, हार्डनिंग हो जाती है। और जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें यूनिफॉर्म थिकनिंग आती है, डिफ्यूज और यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग होती है, इरेगुलर होती है,
ठीक है, थिकनिंग, और उसकी वजह से बास्केट वीव अपीयरेंस आ जाता है। लेकिन जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ है उसमें यूनिफॉर्म थिनिंग होती है ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओवरऑल सारी की सारी। तो डिफ्यूज़ और यूनिफॉर्म थिनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होती है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के डिजीज़ में। तो जो मिसिंग और जो हमने एल्पोर्ट में पढ़ा कि मिस हो जाती है, नॉन फंक्शनल कोलेजन टाइप 4 हो जाता है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि अब कोलेजन में प्रॉब्लम आ गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई है, तो हीमेचूरिया होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होएगा। माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होने के बाद उसके बाद ग्रॉस हीमेचूरिया होएगा, ठीक है। ग्रॉस हीमेचूरिया हो जाएगा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है ना। तो इन सब के बाद क्या होगा कि ये जो फैक्टर्स होंगे, ये जो प्रोटीन्स निकलेंगे, ये सब निकलेगा, उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो जाएगी। पहले थिनिंग हुई, फिर ग्रेजुअली इन सब चीज़ों की वजह से माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया, ग्रॉस हीमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, इन सब की वजह से क्या हो गया कि वही जगह जो थिन थी वो स्क्लेरोस हो गई, ठीक है। दिस इज एल्पोर्ट सिंड्रोम। अब इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग दिखेंगी, ठीक है। हमने क्योंकि बोला कि पहले वो थिन होती है, उसके बाद उसकी स्क्लेरोसिस होती है और थिकनिंग हो जाती है, इरेगुलर होती है सबसे पहली बात। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें बास्केट वीव अपीयरेंस दिखेगा जिसमें कोलेजन डिस्टर्प्टेड है, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो है उसमें हमें नहीं दिखता, बहुत ही कम स्टेनिंग होती है, क्योंकि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हम बेसिकली एंटीबॉडी के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि और हम लोग जो है एंटीबॉडीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो कि फ्लोरेसेंट होती है वो भेजते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। इसलिए एंटीबॉडीज़ नहीं है तो फिर इसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की में लेस स्टेनिंग हो जाती है, बस इतना। एल्पोर्ट्स और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस किया है कि एल्पोर्ट्स जो है उसमें थिनिंग होती है, ठीक है। थिनिंग होने के बाद क्या होता है कि वो इरेगुलर फोकल क्या हो जाती है, स्क्लेरोसिस, थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई थिकनिंग नहीं होती, वो थिन की थिन ही रहती है। क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, ईयर में प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम है, नेफ्राइटिस होती है, हीमेचूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ऑलराइट। और बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम से है, लिंक्ड है, तो ऑटोसोमल है, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस क्रोमोसोमल है, इसलिए हेरिडिटरी नेफ्राइटिस बोलते हैं हम। और हेरिडिटरी नेफ्राइटिस को हम एल्पोर्ट सिंड्रोम भी बोल देते हैं, बिकॉज मेनली हम एल्पोर्ट सिंड्रोम पढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।